हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम लोग एक कोट देख लेते हैं जो कि है, कभी खुद से झूठ ना बोले, नेवर लाई टू योर सेल्फ। ये कोट ऑफ द ईयर नहीं, ये कोट ऑफ द लाइफ है। मतलब कि ये जीवन का सबसे बहुमूल्य वाक है। इस पे हमेशा अमल करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो। कभी भी कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि आप खुद अपनी नजरों में गिर जाए। तो यही रिजोल्यूशन के साथ आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 1 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ा वेतन अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि आधार लिंक्ड पे मेड मैंडेटरी फॉर मनरेगा वर्कर्स। तो इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले जो है वो 30 जनवरी 2023 को एबीपीएस सिस्टम, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू किया गया था मनरेगा के लिए। उसके बाद फिर 1 फरवरी 2023 को लाया गया, फिर 31 अगस्त, फिर 31 दिसंबर तक विस्तार किया गया। मतलब लोगों को छूट दिया गया कि इस समय तक आप अपने जॉब कार्ड को जोड़ ले आधार कार्ड के साथ। ठीक है, इसका मुख्य बात यही है, जॉब कार्ड को लिंक कराना है आधार से। ठीक है, इसमें कहा गया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 34.8% मनरेगा वर्कर्स अभी भी हैं जो लोग अभी भी लिंक नहीं करवाए हैं आधार से। ठीक है, जिन्हें समस्या हो सकती है पेमेंट के लिए। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, एकता की परेड, गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? उसी दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और गणतंत्र देश का मतलब ये होता है कि देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, वो कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कोई भी भारतीय निर्वाचित हो सकता है। इसीलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है। तो गणतंत्र दिवस पर राजनीतिक पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे मामला यह है कि 3 जो राज्य हैं भारत के जो नॉन बीजेपी की सरकार है, जैसे कि दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये तीनों राज्य के झांकी को परेड में शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नॉट क्वालिफाइड, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो यही यहाँ पे बात कहा जा रहा है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा कि बीजेपी का जो सरकार है, मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी का सरकार है, तो नॉन बीजेपी की सरकार को केंद्रीय कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देना कहीं ना कहीं जो है वो लोकतंत्र का हनन है। ठीक है, लोकतंत्र के सिद्धांत का कहीं ना कहीं हनन है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि ये डिसक्वालीफाई हुए हैं, ठीक है, नॉट क्वालिफाइड है, तो और भी तो कोई राज्य होंगे जो बीजेपी शासित होंगे। एक भी राज्य ऐसा नहीं है, तीनों के तीनों जो राज्य है इस देश के, वो नॉन बीजेपी सरकार है जो कि परेड के लिए क्वालिफाई नहीं किए। ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां बीजेपी की सरकार है और वो परेड में डिस्क्वालीफाई हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और कोई भी पॉलिटिकली इस पे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ठीक है, हमें बस जो जो मेन पॉइंट है उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद अगला आर्टिकल है, फ्लड्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स दैट नीड्स रिव्यू। यहाँ पे लिखा गया है, बाढ़ और एक निवारक उपाय जिसकी समीक्षा की आवश्यकता है। लगातार जो उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन क्षेत्रों में जो कोस्टल एरिया में बाढ़ से बहुत ज्यादा त्रासदी मची है। ठीक है, अब यही बातें कही जा रही है राइटर के द्वारा कि बाढ़ के समय जब बिजली चली जाती है, पावर कट हो जाती है, तो क्या क्या समस्याएं आ जाती है। जैसे पावर कट हो जाती है तो लगातार क्या होता है कि जैसे असुरक्षा, सिक्योरिटी, चोरी होने का डर हो जाता है। ठीक है, बेसिक नीड, वाटर सप्लाई जो होते हैं अर्बन एरिया में खास के, वो ठप हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास जो है सबमर्सिबल जो मोटर लगे होते हैं वो बिजली से संचालित होते हैं। अगर बिजली काट दिया जाता है तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद जो बूढ़े लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, 60 साल की उम्र के या इससे ऊपर के होते हैं, तो वे अंधेरे में गिर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और भी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो बिजली पावर के द्वारा संचालित होती है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि एक ऐसा रिव्यू करने की आवश्यकता है जिससे जो बिजली की समस्या होती है, खास के जब फ्लड्स आते हैं, खास के जब किसी भी राज्य में बाढ़ आती है, तो उसको एक सही तरीके से एक वैकल्पिक तरीका ढूंढने की आवश्यकता है जिससे कि ये समस्याएं बिजली की ना उत्पन्न हो। ठीक, उसके बाद जो अगला आर्टिकल है, रीडिंग द टी लीफ फॉर 2024। तो रीडिंग द टी लीफ का मतलब होता है यूज साइंस और सिग्नल टू प्रिडिक्ट समथिंग दैट गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, मेनली जो है इसमें राइटर जो है 2023 में क्या क्या मुख्य घटनाएं घटी उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि वैश्विक स्तर पे अनेक जगह पे संघर्ष हुए। ठीक है, जैसे कि हमास और इजराइल का मिड ईस्ट में संघर्ष, इसके कारण
वैश्विक स्तर पे बहुत से समीकरण बदल दिए गए। उसके बाद यूक्रेन रसिया के बीच में लगातार जो अभी संघर्ष चलता जा रहा है, उससे नाटो का जो परिदृश्य है वो चेंज हो गया। यूरोपियन कंट्री का जो सोच है वो रसिया के प्रति बदल गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया का क्या क्या फायदा हुआ, ठीक है। इंडिया की डिप्लोमेसी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। G20 का प्रेसिडेंसी किया, उससे क्या फायदे हुए। उसके बाद फिर COP28 में भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी रही, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस क्या रहे, तो चाइना जो है वो लगातार जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में जो है मालदीव में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का प्रयास कर रहा है। भूटान, जितने भारत के पड़ोसी देश हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा श्रीलंका हो गया, ठीक है। उसके बाद नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। तो यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रहा है, ठीक है। तो उसे रोकने के लिए हमें नए नए विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, आधार लिंक्ड पे मेड मैंडेटरी फॉर मनरेगा वर्कर्स, मतलब कि मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ा वेतन अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे कही जा रही है कि मनरेगा के तहत सभी मजदूर का भुगतान जो होगा वो आधार आधारित भुगतान प्रणाली, ठीक है, एबीपीएस, उसी को कहा जाता है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसके लिए श्रमिकों के आधार विवरण को उनके जॉब कार्ड के साथ जोड़ना आवश्यक है। एबीपीएस को लागू करने का पहला आदेश 30 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। उसके बाद 1 फरवरी 2023 को, उसके बाद 31 मार्च 2023 को, उसके बाद 30 जून को, उसके बाद 31 अगस्त को और अंत में 31 दिसंबर तक प्रयास किया गया कि ज्यादा से ज्यादा मनरेगा मजदूर जो है वो अपने जॉब कार्ड को आधार के साथ जोड़ ले, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है कि केंद्र सरकार मनरेगा के लिए आधार आधारित भुगतान के अनिवार्य उपयोग की अब समय सीमा जो है नहीं बढ़ाएगा, इतना बार बढ़ा चुका है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार कहा जाता है कि 34.8% जो जॉब धारक हैं, ठीक है, जॉब कार्ड धारक जो है वो अभी भी आधार के साथ नहीं जोड़े गए हैं। 27 दिसंबर तक भुगतान के इस तरीके के लिए अभी भी अयोग्य है। आगे कहा जाता है कि करोड़ों कर्मचारी अभी भी अपात्र है, अभी भी एलिजिबल नहीं हो पाए हैं, अभी भी उनका जो जॉब कार्ड है वो आधार के साथ लिंक नहीं हो पाया है। तो इसमें सबसे मुख्य बात है सक्रिय कर्मचारी। तो सक्रिय कर्मचारी कौन होते हैं, जिन्होंने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कम से कम 1 दिन कार्य किया हो, उन्हें ही कहा जाता है सक्रिय कर्मचारी। तो 27 दिसंबर 2023 तक इसमें से लगभग 12.7% सक्रिय कार्यकर्ता अभी भी एबीपीएस के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। और प्रमुख जो है वो ग्रामीण रोजगार योजना के तहत पंजीकृत 25.25 करोड़ श्रमिकों में से 14.35 करोड़ को सक्रिय श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या अभी भी जो है एबीपीएस से बाहर है, ठीक है। 7.6 करोड़ जॉब कार्ड हटाए गए। तो क्यों हटाए गए, तो कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी कर रहे थे। वास्तविक साक्ष्य और जमीनी रिपोर्ट से पता चला है कि 100% एबीपीएस योग्य जॉब कार्ड रखने के लिए केंद्र सरकार के दबाव का सामना करते हुए राज्यों ने कई कार्ड हटा दिए हैं जो आधार भुगतान के लिए पात्र नहीं है। इसमें से ऐसे भी मामले शामिल हैं जहां 2 दस्तावेज आधार और जॉब कार्ड के बीच में विसंगतियां, जैसे कि श्रमिकों के नाम अलग अलग होते हैं, उसके बाद विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए कार्ड हटा दिए जाते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि कार्यकर्ता जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। तो इन कारणों से 7.6 करोड़ जॉब कार्ड हटाए गए, ठीक है। उसके बाद काम करने का अधिकार से इनकार। तो कुल मनरेगा पंजीकृत श्रमिकों में से 1/3 से अधिक को अपात्र बनाकर एबीपीएस के उपयोग को बाध्य करने से अनिवार्य रूप से काम करने का अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। और यह संसद द्वारा पारित अधिनियम का सीधा सीधा उल्लंघन है, ठीक है, कि काम करने का जो अधिकार दिया गया है। अब ये देख लेते हैं, हमने पहले ही बात किया था कि आधार आधारित मनरेगा भुगतान से संबंधित मुद्दे क्या मुद्दे हैं जो ये आधार आधारित मनरेगा भुगतान लाया गया, एबीपीएस क्यों लाया गया, इसकी जरूरतें क्या पड़ी। तो मनरेगा की वर्तमान प्रशासन द्वारा लंबे समय से कई आलोचनाएं की जा रही है। भुगतान में देरी, तकनीकी अधिरोपण, धन की कमी ने यूपीए विरासत, जो यूपीए का सरकार था उस समय की बात की जा रही है, जिसे अभी वर्तमान का बीजेपी का सरकार इसे सुधारने का प्रयास करा था। उदाहरण के लिए केंद्र ने अभी तक राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान अभी भी नहीं किया है। उसके बाद आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी न करने वाले महाराष्ट्र के लगभग 80% कर्मचारी नई आधार आधारित भुगतान प्रणाली से प्रभावित होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है 80% जो मनरेगा के अधिकारी हैं, 80% जो मनरेगा के मजदूर हैं वो प्रभावित होंगे महाराष्ट्र के, ठीक है। इसके अतिरिक्त फाइनेंस ईयर 2024 के लिए योजना के बजट में 33% की कटौती की गई है। भारी कटौती के बावजूद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री
ने हाल ही में गारंटी दी कि वितरण यूपीए सरकार के दौरान जो भी दिया गया था उससे अधिक था। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2014 में अब तक का सबसे कम आवंटन जो है कुल बजट का केवल 1.3% था। उसके बाद फरवरी 2023 से शुरू होने वाले मनरेगा लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए केवल एबीपीएस का उपयोग किया जाएगा। फिर भी 20 फरवरी तक भारत का केवल 44% ही कार्यबल जो है वो एबीपीएस के लिए पात्र हो पाया। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जो है वो पात्र नहीं बन पाए हैं एबीपीएस का। तो 14 राज्यों में से आधे में से अधिक जो श्रमिक थे वो अयोग्य थे। उसके बाद आधार आधारित भुगतान से संबंधित मुद्दे, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में योजना में नामांकित 60% से अधिक श्रमिक जो हैं, जिसमें से 2 करोड़ से अधिक कर्मचारी हैं जो अपात्र हैं। 20 फरवरी तक राज्य व्यापी कर्मचारियों का प्रतिशत जो एबीपीएस भुगतान के लिए पात्र नहीं थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त मनरेगा को मजदूरी भुगतान में काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है। भुगतान प्रक्रिया 2 चरणों में होता है। पहला चरण जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, में कार्यकर्ता की जानकारी के साथ फंड ट्रांसफर ऑर्डर बनाना शामिल है। केंद्र को यह डिजिटल प्रारूप में प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा जो चरण है, जिसमें श्रमिकों के खाते में मजदूरी स्थानांतरित करना और फंड ट्रांसफर जो होता है वो ऑर्डर संसाधित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और नागालैंड सहित कई राज्यों में ऋणात्मक शेष हैं और वे मजदूरी और सामग्री भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से राज्यों में अभी भी केंद्र सरकार जो है वो मनरेगा का भुगतान मुहैया नहीं करा पाई है। इसी कारण इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई है और मजदूरों के लिए और भी जीवन व्यतीत करना बहुत ही कष्टदायी हो गया है। ठीक है, तो इसी संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मनरेगा से लाभ पाने के पात्र है। तो ऑप्शन ए है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार के वयस्क सदस्य। ऑप्शन बी है गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के वयस्क सदस्य। ऑप्शन सी है सभी पिछड़े समुदाय के घरों के वयस्क सदस्य। ऑप्शन डी जो है किसी भी घर के वयस्क सदस्य। क्या हो जाए इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मनरेगा अधिनियम एक भारत की नौकरी गारंटी योजना है जिसे 25 अगस्त 2005 को कानून द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह योजना जो है वो किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, यह 25 अगस्त 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, और ये किसी भी घर के वयस्क सदस्य को 100 डे का, ठीक है, रोजगार का गारंटी प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि एकता की परेड में जो गणतंत्र दिवस पर राजनीतिक पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। मतलब कि यहाँ पे ये जो संकेत दिए जा रहे हैं, क्लियर कहा जा रहा है जो अपोजिशन रूलिंग स्टेट्स है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, ठीक है, इन लोगों को जो है रिपब्लिक डे परेड के लिए जो इस साल होने वाला है 2024 में 26 जनवरी को, तो इन लोग जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे इन्हें नॉट क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे राइटर के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जितने भी नॉट क्वालिफाइड हैं वो सारे जो है वो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इन सभी राज्यों में एक भी जो ऐसा स्टेट होता वो बीजेपी रूल स्टेट होते, तो ये कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण राजनीति का संकेत देता है। ठीक है, तो इसी संबंधित इसमें कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है वेस्ट बंगाल प्रपोजल वाज टू डिस्प्ले द कन्याश्री प्रोजेक्ट। ठीक है, इसी कारण हम लोग ये कन्याश्री प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कन्याश्री प्रकल्प योजना जो है वो यह पश्चिम बंगाल की योजना है। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल को एशिया प्रशांत समूह में समावेशी सेवाओं और भागीदारी के माध्यम से सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचना श्रेणी के लिए सम्मानित करना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अभी रिजेक्ट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है, मेनली जो है वो लड़कियों के उत्थान के लिए। ठीक है, स्कीम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो किशोरियों के जीवन और स्थिति में सुधार लाना। यह योजना जो है वो लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और पहले वंचित परिवारों की लड़कियां पात्र थी, अब आय सीमा मानदंड हटा दिया गया है। मतलब कि अब सभी लड़कियों को ये सुविधाएं प्राप्त हो रही है। इसका उद्देश्य जो है वो बाल विवाह को रोकना है और शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि करना है। बाल विवाह की रोकथाम और वित्तीय समावेशन इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत जब तक वे स्कूल जाते रहेंगे तब तक उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नकद स्थानांतरण प्रदान किया जाएगा। और यह योजना जो है वो अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो लक्षित लाभार्थी जो है वो राज्य में 13 से 19 वर्ष की आयु की सभी बालिकाएं हैं, जिसमें लड़कियां नियमित रूप से शिक्षा या व्यावसायिक या खेल प्रशिक्षण के लिए संस्थानों में जाती है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत 18 से 19 वर्ष की आयु के भीतर पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों की लड़कियों से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है, एक बार नजर डाल दीजिएगा कन्याश्री प्रकल्प योजना पे, जो कि वेस्ट बंगाल का योजना है। ठीक है, जो लड़कियों को उत्थान के लिए। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है फ्लड्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स दैट नीड्स रिव्यू, मतलब कि बाढ़ और एक निवारक उपाय जिसकी समीक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें मेनली जो राइटर कह रहे हैं विदाउट पावर की बात की जाए, जितने भी राज्यों में फ्लड आ जाते हैं, जितने भी कोस्टल राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, ठीक है, या फिर आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, ठीक है, तमिलनाडु हो, तो इन क्षेत्रों में जो है वो साइक्लोन आते हैं, बाढ़ आते हैं, इससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे एक और समस्या जो है वो फ्लड आने से कुछ समय पहले जो एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जो हमें सतर्क कर देता है, पहले ही सिग्नल दे देता है, उसी कारण जो है बिजली काट दिया जाता है। अब बिजली जो काटा जाता है हमारी सुरक्षा के लिए काटा जाता है, क्योंकि कितने स्पीड से हवा का बहाव होगा और कहाँ कहाँ कितना त्रासदी मचेगा। अगर पावर नहीं काटा गया तो हो सकता है कि त्रासदी और दुगना हो और भयावह स्थिति हो। ठीक है, इसी के कारण जो है सरकार के द्वारा बिजली काट दी जाती है। लेकिन बिजली काटने से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि रात अंधेरे में सिक्योरिटी, ठीक है, सुरक्षा की समस्या हो जाती है, किसी घर में चोरी हो जाता है। उसके बाद वाटर, जितने भी अर्बन एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम जगह पानी जो है वो सबमर्सिबल से आता है, तो वहाँ पे अगर लाइट नहीं आती है तो उसके कारण भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अनेक अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, वो चार्ज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, जो 60 साल से उम्र के लोग के ऊपर होते हैं, और अगर वो गिर जाते हैं अंधेरे में लाइट नहीं होने के कारण, जिससे उनका क्या होता है, शारीरिक दुर्बलता बढ़ जाती है। ठीक है, उनका अपंग हो जाते हैं या फिर और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि इसके लिए एक सही मेजर अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो पावर कटता है वो नहीं कटे। ठीक है, पूरा का पूरा यही बात इसमें कहा गया है। इसमें पूरा का पूरा फ्लड मेजर की बात नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिजली की बात की गई है। बिजली जो काटा जाता है उसको कैसे, उसका वैकल्पिक तरीका ढूंढे, उसी की बात की जा रही है यहाँ पूरा का पूरा इस आर्टिकल में। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे बाढ़ आता है तो बाढ़ का प्रबंधन कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बाढ़ जो होता है, बाढ़ से निपटने के दृष्टिकोण जो है वो निम्नलिखित, मैं पहले भी बाढ़ के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, बाढ़ से निपटने के दृष्टिकोण जो है वो निम्नलिखित उपलब्ध विकल्पों में से कोई एक या उनका संयोजन हो सकता है। जैसे बाढ़ को संशोधित करने का प्रयास, बाढ़ क्षति की संवेदनशीलता को संशोधित करने का प्रयास, घाटे के बोझ को संशोधित, जो समस्याएं हो जाती है, जो हानि पहुंचती है, जो क्षति पहुंचती है, किसी का घर गिर जाता है या सरकारी बिल्डिंगें गिर जाती है, पोल गिर जाते हैं, सड़कें खराब हो जाती है, तो ये जो क्षति पहुंचता है उसको संशोधित करने की बात की जा रही है। उसके बाद भारत में अब तक किए गए बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य जोर जो है वो बाढ़ के पानी को संभावित क्षति केंद्र तक पहुंचने से रोकना है, और ये जो है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली उसको ज्यादा से ज्यादा आधुनिक करना है, के माध्यम से बाढ़ क्षति की संवेदनशीलता को संशोधित करने के लिए भौतिक उपायों के रूप में बाढ़ को संशोधित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड उपाय क्या कहें, संरचनात्मक उपाय क्या कहें, तो बाढ़ सुरक्षा के लिए आमतौर पर निम्नलिखित संरचनात्मक उपाय अपनाए जाते हैं। जैसे तटबंध, उसके बाद बाढ़ की दीवारें, समुद्री दीवारें, ठीक है, समुद्र के तटों पे दीवार बनाई जाती है या फिर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं, बांध, जलाशय, उसके बाद प्राकृतिक निरोध बेसिन, चैनल सुधार, जल निकासी में सुधार। ठीक है, उसके बाद बाढ़ के पानी को सही तरीके से मोड़ना। उसके बाद गैर संरचनात्मक उपाय क्या क्या है, तो बाढ़ की भविष्यवाणी एवं चेतावनी जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद बाढ़ क्षेत्र जो है वहाँ जोनिंग करने की बात की जा रही है, बाढ़ से लड़ने के लिए प्रशिक्षित की जाती है कुछ लोगों को। ठीक है, उसके बाद बाढ़ निरोधक, उसके बाद बाढ़ की बीमा। ठीक है, जो बाढ़ से प्रभावित होने वाली चीजें हैं उसका इंश्योरेंस कराया जाता है। उसके बाद बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का आधुनिकीकरण, तो केंद्रीय जल आयोग जो है वो बाढ़ पूर्वानुमान को अधिक सटीक, प्रभावी और समय पर बनाने के लिए पूर्वानुमान सेवाओं को निरंतर आधार पर अद्यतन अपडेट करता रहता है और आधुनिक बनाने का निरंतर प्रयास करता रहता है। बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रकार की पहल की जा रही है, जैसे बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना, आधुनिकीकरण, जिसमें स्वचालित डेटा संग्रह और ट्रांसमिशन के माध्यम से प्रवाह पूर्वानुमान शामिल है। बहुत छोटे
अपर्चर टर्मिनल के माध्यम से उपग्रह आधारित संचार प्रणालियों का उपयोग और कंप्यूटर आधारित कैचमेंट, याद रखिएगा, कैचमेंट मॉडल का उपयोग करके पूर्वानुमान निर्माण जो है वो तकनीकों में सुधार। उसके बाद महानदी बेसिन के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल और सतलज बेसिन के लिए अचानक बाढ़ पूर्वानुमान के लिए निर्माण समर्थन प्रणाली का विकास करने की बात की जा रही है। ब्रह्मपुत्रा बराक बेसिन के लिए वास्तविक समय में रियल टाइम में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का विकास की बात की जा रही है और स्वचालित सेंसर के माध्यम से डेटा संग्रह और उपग्रहों के माध्यम से संचरण और कंप्यूटर आधारित गति मॉडल का उपयोग करके पूर्वानुमान तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सुधार की जा रही है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी हमें बाढ़ आने से पहले ही अपडेट मिल जाए। ठीक है, अब अन्य तरीका क्या क्या है, जैसे मैनग्रोव लगाना, मैनग्रोव के पेड़ लगाना। ठीक है, उसके बाद प्रौद्योगिकियों का अनुकूलन, कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। प्रौद्योगिकियों में प्रगति से बाढ़ की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी, कहाँ किस स्पीड में आ रहा है। यहाँ आई फ्लो की बात की जा रही है जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड फ्लो वार्निंग सिस्टम जैसी बुद्धिमत्ता जो है वो बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उपयोग करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद तटीकरण, वनारोपण, वन ज्यादा कोस्टल एरिया में लगाने से क्या होगा कि बाढ़ का पानी ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा शहरी क्षेत्रों को। ठीक, उसके बाद अगला आर्टिकल है रीडिंग द टी लीव्स फॉर 2024। रीडिंग द टी लीव्स का मतलब होता है साइंस। ठीक है, साइंस या फिर सिग्नल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में क्या क्या आने वाली समस्याएं हो सकती है, जैसे 2023 में क्या क्या समस्याएं हुई उसको रिव्यू करने की बात की जाए तो नया साल आया है, उसी संबंधित हर एक साल 1 जनवरी को इस तरह के आर्टिकल आते हैं जो पिछले साल का पूरा ब्यौरा देता है। अभी जैसे कि वैश्विक स्तर पे बहुत जगह पे बार और पीस जैसी घटनाएं हुई, जैसे यूक्रेन हो गया, यूक्रेन और रसिया, उसके बाद गाजा और इजराइल, ठीक है, हमास हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं रही, अस्त व्यस्त माहौल रहा। उसके बाद फिर इंडिया का लगातार बढ़ता हुआ कदम, यूएसए हो गया, जापान की तरफ हो गया, या फिर मिड ईस्ट के साथ बेहतर संबंध बनाए जा रहे हैं। ठीक है, परंतु अभी जो है हमास और इजराइल जो है इसको अफेक्ट कर रहा है, तो भारत को नए नए रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद चैलेंजेस जो बढ़ रहे हैं मेनली चाइना का, जो भारत के जो सराउंडिंग कंट्री है, चाहे वो नेपाल हो, ठीक है, उसके बाद मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ठीक है, भूटान हो, तो इन सभी जगह पे जो है निवेश में वृद्धि कर दिया गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, जिसके कारण जो है वो हमारे सराउंडिंग कंट्रीज को, हमारे पड़ोसी देशों का जो संबंध है वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रभावित कर रहा है, जिससे हिंद महासागर में जो है वो प्रभावशीलता चाइना का बढ़ता जा रहा है, तो इसे रोकने की आवश्यकता है। ठीक है, और इन सारे चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, यही पूरा का पूरा आर्टिकल में कहा गया है राइटर के द्वारा। ठीक है, तो ये थे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने पढ़ा। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।